हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशियरी पे स्वागत है। और हमारा जो BNSS का जो जर्नी है उसको स्टार्ट करते हैं, चल रहा है। लास्ट क्लास में अगर आप देखोगे तो लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 177 और 178 पढ़े थे। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। 177 में बोल रहा था कि भाई रिपोर्ट किस तरीके से सबमिट किया जाएगा, जो 176 का रिपोर्ट है। तो 176 का रिपोर्ट सबमिट किसके ज़रिए किया जाएगा? सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के ज़रिए किया जाएगा। मतलब वो क्या करेगा, थोड़ा इंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ होगा तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दे देगा और वो इंस्ट्रक्शंस को उस रिपोर्ट में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, फिर वो भेज देगा मजिस्ट्रेट को। समझ में आ रहा है? यानी ऑकरेंस रिपोर्ट 176 का सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के द्वारा दिया जाता है और इसको अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। इसका काम क्या रहता है? उसको कुछ गाइड कर देना, भैया नहीं इस तरीके से भेजो, ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस इशू कर देगा, वो इंस्ट्रक्शंस को रिपोर्ट में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे हाथों हाथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़े सेक्शन 178। ये देखिए, ये एक्चुअली क्या है ना, ये है पावर के बारे में। किसका पावर बात कर रहा है? ये पावर ऑफ मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पावर के बारे में बोल रहे हैं कि भैया जब रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुँचेगा तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा उस रिपोर्ट का। तो ये समझिए, यहाँ पर रिपोर्ट आने के बाद ऐसा नहीं कि वो, अब देखिए क्या होता है ना, आपके पास मान लीजिए 100 पावर दिया गया है। 100 बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो सिलेक्टेड करके बताता हूँ, आपके पास 5 पावर है, ठीक है। 5 पावर्स आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि 5 पावर को आपको एक्सरसाइज करना ही करना पड़ेगा, मैंडेटरी थोड़ी है, नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि ये पावर बता रहा है कि भैया ये सब चीज़ कर सकता है कौन? मजिस्ट्रेट ये सब चीज़ कर सकता है। तो जैसे ही उसके पास रिपोर्ट आएगा 176 का, ठीक है, ऑकरेंस रिपोर्ट आएगा मजिस्ट्रेट के पास, तो वो 3 चीज़ करेगा, ठीक है। और ये आपको ये समझना है कि इसका ये पावर है, ठीक है। अब वो करेगा ही, मैंडेटरी है करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रैक्टिकल में क्या होता है ना, ऐसा होता नहीं। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में पुलिस वाले क्या करते हैं, बस FIR का रिपोर्ट लेके सबमिट करके आ जाते हैं और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये समझिए, तो जब कभी भी ऑकरेंस रिपोर्ट लेके जाएगा ये मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट 3 चीज़ करेगा। क्या करेगा? अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है उस रिपोर्ट से, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशंस का और ऑर्डर दे सकता है, बोलेगा कि भैया और इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है। या फिर वो खुद से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी करा सकता है, ठीक है। और या फिर वो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर को असाइन कर सकता है अपना काम। ये पावर के बारे में बता रहा है कि मजिस्ट्रेट क्या क्या कर सकता है उस रिपोर्ट जो उसको मिला है, ठीक है। तीसरा है वो केस को डिसमिस कर देगा, डिस्पोज कर देगा। लगेगा उसको कि कुछ केस वेस नहीं बन रहा है, अगर मैं बताऊं तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बेसिस पे वो, अगर उसको लगेगा कि प्राइमा फेसी केस बन रहा है तो यहाँ पर कॉग्निजेंस भी ले सकता है वो। लेकिन अगर लग रहा है कि भैया कुछ है ही नहीं, तो यहीं पर वो डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है। ये समझो ये बात को। तो आपको बस इस तरीके से हेडिंग याद कर लेना है कि भैया 178 में पुलिस का कितना पावर होता है? पुलिस का सिर्फ, एक सेकेंड, हाँ तो गाइज मैं ये कह रहा था कि 178 में जब पुलिस के पास आ जाता है, 178 में जब मजिस्ट्रेट के पास आ जाता है रिपोर्ट, तो वो 3 चीज़ कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन दे सकता है पुलिस को, या फिर खुद से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, या फिर खुद बिजी है तो अपने सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को। यानी यहाँ पर बात एक्चुअली अगर देखोगे लैंग्वेज से ये समझ में आ रहा है, जो CJM है वो JMFC को क्या करेगा? असाइन कर देगा काम कि भैया आपको इसमें थोड़ा इंक्वायरी कर लेना है। फिर अगर मान लो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से भी कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ प्राइमा फेसी समझ में नहीं आ रहा है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट क्या करेगा? केस को डिस्पोज ऑफ कर देगा, ठीक है, ख़त्म कर देगा। ओके, अप्रोप्रिएट एक्शंस लेके BNSS का। समझ में आ रहा है? तो इतना बस आपको समझना है कि 178 में क्या करता है पुलिस मजिस्ट्रेट? क्या करेगा? 3 चीज़ करेगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट करेगा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, या फिर केस को डिस्पोज करेगा। अब ये समझिए, इसका ये मतलब नहीं है कि रिपोर्ट आने के बाद ये उसको करना ही करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप इस तरीके से समझेंगे तो आपको हो सकता है ना बहुत सारा डाउट हो और आप फिर इधर से उधर भटक जाएंगे, समझिए। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था, समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जब रिपोर्ट आ जाएगा मजिस्ट्रेट के पास तो ये सारा पावर को एक्सरसाइज करे, ज़रूरी नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ FIR का कॉपी लेके जाते हैं पुलिस वाले, दे के आ जाते हैं मजिस्ट्रेट को, ठीक है।
और मैं इतना मतलब क्यों बोल पा रहा हूँ, मैं इसका रीज़न भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो बात समझिए, नॉर्मली क्या होता है, कॉपी लेके चले, जो पुलिस इंस्पेक्टर है, जो भी पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, उनका एक बंदा लेके जाता है पुलिस और कॉपी एफआईआर का दे के आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर उन लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर बाद में चार्जशीट सबमिट होता है, ठीक है। तो ये हो गया ख़त्म, ये चलो समझ में आ गया। तो अभी तक अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा हम लोग पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी पढ़े थे कि भैया पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, 5 स्टेप्स बताओ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जब कभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई पूछेगा तो आप ये 5 स्टेप्स बता पाओगे कि नहीं? जी सर बिल्कुल बता पाएंगे। बताओ, सबसे पहला पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स? पहला स्टेप है क्राइम सीन पे जाना, प्रोसीडिंग टू द क्राइम सीन, ठीक है। दूसरा, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के बारे में एसरटेनमेंट करना, मतलब उसका क्या फैक्ट्स था, केस का फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बारे में जानना, ठीक है। तो पहले क्राइम सीन पे जाना, फिर केस का फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बारे में जानना। तीसरा, एक्यूज्ड को डिस्कवर करना, अगर भाग रखा है, या फिर उसको अरेस्ट करना। समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद एविडेंसेस कलेक्ट करना। एविडेंस कैसे कलेक्ट करेंगे? या फिर पूछताछ करके, ठीक है, या फिर सर्च करके, या फिर सीजर करके। तो ये जो मैं स्टार बना के रख रहा हूँ ना, ये सारा टॉपिक अलग से है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये सब टॉपिक से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से पढ़ेंगे। और ये बात समझिए, ये जो टॉपिक्स हैं ये इन्वेस्टिगेशंस के पार्ट हैं, जैसे अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस जिसमें एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन होता है, फिर सर्च एंड सीजर होता है, ठीक है। लास्ट में फिर पुलिस वाला क्या करता है, उसके पास वो एक ओपिनियन भी बना सकता है कि भैया इसमें केस बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। बन रहा है तो वो चार्जशीट सबमिट करेगा, नहीं बन रहा है तो एफआरटी दे देगा। एफआरटी मतलब फाइनल रिपोर्ट या फिर क्लोजर रिपोर्ट। समझ में आ गया? तो यहाँ तक पढ़ चुके हैं। चलिए एक बार आपका मेमोरी, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब चलते हैं, एक बार आप लोग का मेमोरी टेस्ट कर लिया जाता है। चलिए, अभी तक हम क्या पढ़े हैं? सेक्शन 173 क्या था ये? इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 174 पढ़े, बताओ क्या था इसमें? इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल केस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केस, ठीक है, ये था। उसके बाद बताओ मुझे, सेक्शन 174 पढ़े, सॉरी 175 पढ़े। 5 में क्या था? 5 में था तुम्हारा पावर के बारे में। किसका? पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर इन केस ऑफ क्या? कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में क्या पावर है, ठीक है, यानी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बोल रहा था ये, ठीक है, जो कि इन्वेस्टिगेशन भी हम बोल सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ व्हाट? कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में। समझ में आ रहा है? जी सर। अच्छा, इसके बाद हम लोग सेक्शन 176 पढ़े। 76 में क्या पढ़े बताओ मुझे? 176 में क्या पढ़े? 176 में क्या पढ़े? मुझे तो याद नहीं आ रहा है सर, बताइए 176 में हम क्या पढ़े? प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन पढ़े? जी सर, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर होगा? जी सर। अच्छा, फिर सेक्शन 177 पढ़े, उसमें क्या पढ़े कि यहाँ पर याद करिए, था ऑकरेंस रिपोर्ट वाला। क्या था? ऑकरेंस रिपोर्ट। तो यहाँ ऑकरेंस रिपोर्ट किस तरीके से सबमिट किया जाएगा वही बोल रहा था। क्या? रिपोर्ट्स हाउ सबमिटेड, रिपोर्ट्स किस तरह से सबमिट होगा। जी सर, ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग पढ़े सेक्शन 178। 178 में क्या पढ़े कि पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट का पावर यहाँ पर पढ़े हैं। जी सर, समझ में आ रहा है? मजिस्ट्रेट टू होल्ड क्या? इंक्वायरी करना, या फिर क्या? इंक्वायरी, या टू होल्ड इंक्वायरी, या फिर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, या फिर इन्वेस्टिगेशंस के लिए डायरेक्शन दे सकता है, टू होल्ड इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। बताओ किस किस को याद आ रहा है? जी सर, 173 पढ़ लिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन। फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का 175 में था तुम्हारा कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में इन्वेस्टिगेशन का पावर। उसके बाद प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, फिर रिपोर्ट कैसे सबमिट होगा, फिर मजिस्ट्रेट का क्या पावर होता है। अब इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ेंगे। चलो इधर आते हैं, लिखो सेक्शन 179 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन
179, ठीक है। सेक्शन 179 लिखो, पुलिस ऑफिसर्स पावर, क्या? पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ द विटनेस, टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ द विटनेस, ठीक है। पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ द विटनेस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, सारा चीज़ समझाऊंगा, आप थोड़ा बेफिक्र रहिए, ठीक है। 179 पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ द विटनेसेस, ठीक है। ये पहले हुआ करता था, जिनको पुराने स्टूडेंट है वो लिख सकते हैं। सेक्शन 160 हुआ करता था ये CRPC का, ठीक है। चलो अब समझो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पुलिस ऑफिसर जो है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर उसके पास पावर है, यानी जो पुलिस ऑफिसर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, क्या? पुलिस ऑफिसर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन। मेरा बात ध्यान से सुनना, पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हम इसको प्यार से पता है क्या बोलते हैं? इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं IO, क्या बोलते हैं? IO, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है, जिसको प्यार से हम लोग बोलते हैं IO। क्या बोलते हैं? IO, ठीक है सर। तो जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है केस का, हम उसको प्यार से बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, प्यार से IO बोलते हैं। और ये प्रैक्टिकल फील्ड में भी IO ही बोला जाता है। मजिस्ट्रेट बोलता है IO को बुलाओ, कहाँ गया तुम्हारा IO मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो पर्टिकुलर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है। ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ना भाई, ये क्या करेगा ना, इसके पास पावर है कि ये क्या कर सकता है। अब तुम अगर इस सेक्शन का हेडिंग्स देखोगे तो लिखा है विटनेस लोग को बुला सकता है पुलिस स्टेशन, ठीक है। अगर आप हेडिंग्स देखोगे तो आपको लगेगा कि भैया पुलिस स्टेशन बुला सकता है, लेकिन ये किसी को भी बुला सकता है, एनी पर्सन। क्या? एनी पर्सन, ये याद रखिएगा। हेडिंग में लिखा है विटनेस को बुलाना है, लेकिन अंदर जब आप जाएंगे बैर एक्ट का अंदर, तो वहाँ पर एनी पर्सन का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ विटनेस नहीं है, यहाँ पर विटनेस सिर्फ नहीं है। यहाँ पर कौन कौन है बताओ मुझे, यहाँ पर कौन कौन है बताओ मुझे। यहाँ पर तुम्हारा है एक्यूज्ड भी हो सकता है, विटनेस भी हो सकता है, या तुम्हारा विक्टिम भी हो सकता है। ये किसी को भी बुला सकता है, समझ में आ रहा है? एनी पर्सन। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, वो किसी को भी पुलिस स्टेशन बुला सकता है। क्या कर सकता है? रिक्वायर द अटेंडेंस। क्या कर सकता है? रिक्वायर द अटेंडेंस एट द पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो इन बंदों को ये बुला सकता है कहाँ पर? पुलिस स्टेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा है? मैं ये बोल रहा हूँ कि पुलिस ऑफिसर के पास एक पावर है कि वो क्या कर सकता है, वो किसी भी बंदे को पुलिस स्टेशन बुला सकता है, चाहे वो एक्यूज्ड हो, विटनेस हो, विक्टिम हो, ठीक है। और ये कहाँ पर पावर दिया गया है? सेक्शन 179 में दिया गया। समझ में आ रहा है? ओके सर, आ रहा है। अच्छा, लेकिन ये ऐसे ही नहीं बुला सकता, इसके लिए कुछ कंडीशंस है। क्या है? कुछ कंडीशंस है। क्या है? कुछ कंडीशंस है। तो 3 मेन कंडीशंस लिखो, 3 मेन कंडीशंस। 3 कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाएगा तो ही ये किसी भी बंदे को पुलिस स्टेशन बुला सकता है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि पुलिस ऑफिसर थाना बुला सकता है इस सेक्शन में, समझने के लिए आप मतलब, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये कब थाना बुला सकता है आपको? ये 3 कंडीशंस में। कब बताओ मुझे? जब 3 कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तब ये आपको थाना बुला सकता है। सबसे पहला है, बताओ मुझे, सबसे पहला है द ऑर्डर मस्ट बी इन राइटिंग। क्या? द ऑर्डर, ये जो ऑर्डर देगा भैया आपको कि भैया थाना आ जाओ, वो राइटिंग में होना चाहिए। द ऑर्डर मस्ट बी इन राइटिंग, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन है भाई, दूसरा कंडीशन क्या है बताओ मुझे। द पर्सन मस्ट बी, जिसको बुला रहा है वो बंदा, द पर्सन मस्ट बी acquainted, the person must be acquainted with the facts and circumstances of the case, facts and circumstances
सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक है सर। इसके अलावा क्या? इसके अलावा तीसरा कंडीशन क्या है बताओ मुझे। तीसरा कंडीशन है द पर्सन शुड बी, बोलो बोलो, द पर्सन शुड बी, द पर्सन शुड बी, द पर्सन शुड बी विदिन द पर्सन शुड बी विदिन द लोकल लिमिट्स, विदिन द लोकल लिमिट्स, ठीक है, ऑफ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का जो लिमिट्स है उसके अंदर का होना चाहिए, या फिर उसके अंदर का अगर नहीं है फिर भी चलेगा, और विदिन द लिमिट्स ऑफ, और विदिन द लिमिट्स ऑफ, और विदिन द लिमिट्स ऑफ एनी एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन। मतलब समझो मैं क्या बोला, सेक्शन 179 बोलता है 179, याद रखिएगा 179 में पुलिस बुलाता है, 179 में पुलिस बुलाता है। कैसे याद करेंगे? 179 में पुलिस बुलाता है, 179 में पुलिस बुलाता है, 179 में पुलिस बुलाता है, बोलो 179 में पुलिस बुलाता है। तो यहाँ पर कौन बुला सकता है? जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो बुला सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिखा गया है क्या, द पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी क्या, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, किसी भी बंदे को बुला सकता है पुलिस स्टेशन की, आओ। ठीक है, अच्छा, हेडिंग में लिखा है विटनेस, लेकिन अंदर लिखा है एनी पर्सन। ठीक है, जब एनी पर्सन मतलब क्या, वो विटनेस को भी बुला सकता है, एक्यूज्ड को भी बुला सकता है, और विक्टिम को भी बुला सकता है। लेकिन कब बुलाएगा? लेकिन ये तीन कंडीशन जब सेटिस्फाइड हो जाएगा तभी बुला सकता है। तीन कंडीशन क्या है सर? पहला कंडीशन है भाई, ये जो बुलाएगा इसका जो ऑर्डर देगा वो राइटिंग में होना चाहिए। वेरी गुड, अच्छा। दूसरा, जिस बंदे को बुला रहा है वो बंदा फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से एक्वेंटेड होना चाहिए। ओ माय गॉड। तीसरा, वो बंदा, उस बंदे को जो बुला रहा है वो बंदा उसके लोकल लिमिट्स के अंदर होना चाहिए। पुलिस स्टेशन का जो लिमिट्स तय किया गया है उसके लिमिट्स के अंदर होना चाहिए, या फिर उससे सटा हुआ जो पुलिस स्टेशन है उसके भी लिमिट्स के अंदर हुआ तो चलेगा। समझ में आ रहा है? ओके सर, अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हुआ तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी को भी बुला सकता है अपना पुलिस स्टेशन। ठीक है, अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, ये बुलाएगा क्यों? ऑब्वियसली पूछताछ करने के लिए। ठीक है, और ये पूछताछ से रिलेटेड पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। अभी बस ये बुला रहा है कि थाना आओ, आपसे बात करना है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ पर बुलाने के लिए प्रोविज़न दिया गया है, ये तीन कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तभी आईओ क्या करेगा, किसी भी बंदे को बुला सकता है, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल्ड होना चाहिए। ख़त्म खत्म खत्म खत्म। लेकिन इसमें एक है तुम्हारा कैच है, एक तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है। क्या है? एक्सेप्शन। लेकिन ये इन बंदों को नहीं बुला सकता। कौन से बंदों को? एक्सेप्शंस लिखो, एक्सेप्शंस फ्रॉम अटेंडेंस। इन बंदों को नहीं बुला सकता भाई, एक्सेप्शंस फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ द अटेंडेंस एट द पुलिस स्टेशन। ठीक है, पीएस लिख रहा हूँ, पुलिस स्टेशन मतलब। ठीक है, ओके सर। लेकिन ये इन लोगों को नहीं बुला सकता। कौन से लोगों को बताओ मुझे? लिखो, certain individuals cannot be, certain individuals cannot be compelled, उनको कंपेल नहीं किया सकता, उनको फोर्स नहीं किया जा सकता। क्या करने के लिए? टू अपीयर, कि भैया आपको पुलिस स्टेशन आना है। टू अपीयर एट अ प्लेस other than their residence, other than their residence। ठीक है, तो भैया आप उनको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाओगे, सीधा बोलने का बात यही है। ठीक है, कौन कौन से पुलिस, मतलब कौन कौन से लोगों को नहीं बुला सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, और आपको याद करना है। टोटल कितने लोग हैं? टोटल 5 लोग हैं। लिखिए, सबसे पहला, किनको नहीं बुला सकते? मेल, कोई मेल पुरुष है जिसका एज 15 ईयर्स से कम है। 15 साल का बच्चा कोई है, ठीक है, 15 साल का बच्चा जिसका एज मतलब 15 साल से कम जिसका है, कोई अगर मेल, अगर लड़का है, लड़का 15 साल से कम उम्र है उसका, तो आप उसको पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते। भाई 15 साल का बच्चा है यार, हाँ ठीक है, नहीं बुला सकते। ओके, दूसरा, मेल
अबव 60 ईयर्स, ठीक है, कोई 60 साल का बुढ़ा आदमी है उसको भी नहीं बुला सकते। समझो, पहले ये 65 हुआ करता था, पहले ये कितना हुआ करता था, अर्लियर इट वाज 65 इन CRPC। समझ में आ रहा है? अभी लेकिन 60 हो गया, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है प्रीलिम्स में कि भैया कौन से मतलब क्या एज वाले आदमी को नहीं बुला सकते। जो बुढ़ा आदमी का एज क्या है, अभी 60 एज हो चुका है। बताओ मुझे, 15 साल से कम उम्र को नहीं बुला सकते हैं, 60 साल से ज़्यादा वाले को नहीं बुला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई महिला को भी नहीं बुलाएंगे, कोई महिला को भी नहीं बुलाएंगे भैया, समझ में आया? कोई महिला को भी नहीं बुलाना है। अच्छा ठीक है। तीसरा, मेंटली और फिजिकली, मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, कोई बंदा बेचारा तन से और मन से बीमार है, उस बंदे को भी हम नहीं बुला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इस बार का इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आप कह सकते हो, पर्सन्स विथ एक्यूट इलनेस, ठीक है। जो बंदा को एक्यूट इलनेस है उसको भी नहीं बुला सकते, ठीक है। अब बताओ मुझे किस किस को नहीं बुला सकते हैं, किस किस को नहीं बुला सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 बताओ, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 जन को आप पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते हैं। तो आईओ ये 5 जन को कभी भी पुलिस स्टेशन नहीं बुलाएगा कि आओ पूछताछ कर रहे हैं बोल के। समझ में आ रहा है? कौन कौन से? 15 साल से कम, 60 साल से ज़्यादा अगर आदमी है तो, मेल है तो 15 साल से कम को नहीं बुला सकता, 60 साल से ज़्यादा को नहीं बुला सकता, और लड़की अगर है तो पूरा फुल एग्जेम्प्ट नहीं बुला सकता, ठीक है। मेंटली डिसेबल्ड पर्सन और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को नहीं बुला सकता। और लास्ट में है ऐसा आदमी जिसको एक्यूट इलनेस है। अब एक्यूट इलनेस क्या है अब मुझे भी नहीं पता, ठीक है, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना याद रखो, बैरक में ये लिखा है जो बंदे को एक्यूट इलनेस है भैया उसको नहीं बुला सकते। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि डॉक्टर से मतलब कंसल्ट करना पड़ेगा कि एक्यूट इलनेस में क्या आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन आपको याद करना है ये 5 जन को नहीं बुलाया जा सकता है, समझ में आ रहा है। मेल बिलो 15, मेल अबव 60, वुमेन मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड, और लास्ट में जो अमेंडमेंट आया है इस बार का वो है पर्सन विथ एक्यूट इलनेस, ठीक है। इसके बारे में आप रिसर्च करके देख सकते हो कि कौन कौन सा एक्यूट इलनेस का बीमारी है, ठीक है। ये बता देगा, मेरे ख्याल से प्रीलिम्स में आएगा तो बता देगा कि ये एक्यूट इलनेस बीमारी है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इन सभी लोगों को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, सच persons may voluntarily, एक सेकेंड, सच पर्सन्स में वॉलेंटरली अटेंड पुलिस स्टेशन, समझ में। लेकिन अगर वो खुद से जाना चाहते हैं तो भैया आ सकते हैं, उनको कोई मना ही नहीं है, लेकिन बुला नहीं सकते, समझ में आ गया। तो ये है सेक्शन 179। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी बताओ। 179 में पुलिस क्या करता है? 179 में पुलिस बुलाता है, 179 में पुलिस बुलाता है, याद करोगे कैसे? 179 में पुलिस बुलाता है तो कौन बुलाता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। किसको बुला सकता है? किसी भी बंदे को, एक्यूज्ड हो, विटनेस हो, विक्टिम हो, किसी को बुला सकता है। लेकिन कब बुलाएगा? 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्या क्या? ऑर्डर राइटिंग में होना चाहिए, पर्सन जिसको बुला रहा है एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस होना चाहिए। तीसरा, लोकल लिमिट्स के अंदर होना चाहिए। अगर उसके लोकल लिमिट्स के अगर नहीं है तो उससे सटा हुआ जो पुलिस स्टेशन है उसके लोकल लिमिट्स के अंदर भी होगा तो चल जाएगा। लेकिन 5 लोगों को नहीं बुलाएंगे। कौन कौन से लोगों को? सबसे पहले लड़की है तो नहीं बुलाएंगे, ठीक है, फीमेल को बुलाना ही नहीं है। मेल है तो 2 एज चेक करेंगे, क्या 15 साल से कम है क्या? नहीं बुलाएंगे। 60 साल से ज़्यादा है क्या? नहीं बुलाएंगे। पहले 65 साल हुआ करता था, याद रखिएगा, अब क्या हो चुका है 60, यानी 60 साल से एबव हुआ तो नहीं बुलाएंगे।
उसके बाद मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को नहीं बुलाएंगे, और लास्ट है आपका पर्सन विथ एक्यूट इलनेस को नहीं बुलाएंगे। समझ में आ गया? ये 5 जन को नहीं बुलाना है, और यहाँ पर हमारा सेक्शन खत्म हो जाता है, सेक्शन 179। समझ में आ गया? बस यहाँ पर एक बस प्रोविज़न आपको लिख लेना है, जो कि क्या है, चलिए बता देते हैं। मान लीजिए, बस ये एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर, क्या, मान लो कोई बंदे को बुलाया पुलिस वाला, और वो बेचारा खुद का भाड़ा से आया है, थोड़ा सा दूर था, ठीक है, तो उस केस में उसको रीइंबर्स करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस फॉर अटेंडेंस, एक्सपेंसेस फॉर अटेंडेंस, ठीक है। आप समझो क्या है, लिखो यहाँ पर, द स्टेट गवर्नमेंट में रीइंबर्स, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रीइंबर्स कर सकती है रीजनेबल एक्सपेंसेस, जो भी रीजनेबल खर्चा है उसको इम्बर्स कर सकती है। किसके लिए? फॉर दोज required to attend outside their residence, बोलने का मतलब सीधा है भैया, ठीक है। अगर मान लो तुम थोड़ा दूर रहते हो, तुमको आना पड़ा, भाड़ा वाड़ा देना पड़ा, खर्चा लग गया, पुलिस वाले बुलाए, लेकिन क्योंकि लिमिट, जिस लिमिट के अंदर थे तुमको उसी लिमिट के अंदर भी मान लो तुमको भाड़ा वाड़ा दे के आना पड़ा, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट तुमको पैसा दे के रीइंबर्स करेगा भैया। जी हाँ, तुम्हारा जो भाड़ा वाड़ा खर्चा जो लग गया पुलिस थाना जाने में, तो आप वो स्टेट गवर्नमेंट रीइंबर्स कर सकता है। यहाँ पर में लिखा है, समझ में आ रहा है? ओके, बस इतना ही इसमें लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन अच्छा, अब देखो, अगर बंदा नहीं आया तो क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। और मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाने का सोच रहा हूँ, उसमें सारा नोट्स आप लोग को दे दिया करूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए।